के पास। और अनित्य जी, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना प्रश्न सर से पूछें। नमस्कार सर। सर 1962 की जो लड़ाई थी, आज उसके 58 साल पूरे हो गए। और एक ये ऐसा युद्ध था जिसके बारे में हमने हमेशा पढ़ा, हमें ये बताया गया कि चीन ने हमें धोखा दिया था, पीठ में खंजर भोंका था, और एक शांतिप्रिय देश था उसको युद्ध की ओर धकेल दिया था। हार का सदमा इतना बड़ा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी उस इस सदमे से कभी निकले नहीं, और आखिर में उनकी मृत्यु भी इसी कारण हुई। इसमें कितनी सच्चाई है? और बड़ा प्रश्न ये है कि इतना बड़ा देश, क्या हम ये बिल्कुल भांप ही नहीं पाए कि चीन के इरादे क्या थे? देखिए, भारत जब आजाद हुआ तो जिस तरीके से हमारा नेतृत्व आया, उस समय जो बड़े नाम थे, राजेंद्र बाबू थे, राष्ट्रपति बने, सभी बड़े नाम थे। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और बहुत ही हमारे सशक्त गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1949 में चीन की कम्युनिस्ट सेनाओं ने कुमिनतांग की जो चीन की सेना थी उसको हरा दिया और वो लोग भागकर फॉर्मोसा, जिसको अब ताइवान बोलते हैं, वहां चले गए। ये जब चीन की कम्युनिस्ट शासन आया चीन के अंदर, उस समय अगर हम चीन की हालत देखते हैं तो अगर हम उद्योग की दृष्टि से देखते हैं तो हमसे बहुत पीछे था। लेकिन क्योंकि सारी की सारी जनता उस समय पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ जुड़ी थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी, उनको लगता था कि किस तरह इनको जोड़ के रखा जाए, और उन्होंने तभी से विस्तारवादी नीतियां शुरू की। सबसे पहले उन्होंने, जिसको ईस्ट तुर्किस्तान बोलते थे, सिंकियांग, उसके ऊपर कब्जा किया 50-51 में, और उसके बाद उन्होंने तिब्बत की तरफ देखना शुरू किया। जहां तक भारत का सवाल है, भारत के अंदर आजादी के बाद एक माहौल था कि हम शांति प्रिय देश हैं। हमारे जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनका मानना था कि अगर हम शांति प्रिय देश हैं तो हमारे किसी सेना की भी जरूरत नहीं है, हम ना किसी की जमीन चाहते हैं, ना हम किसी से लड़ना चाहते हैं। तो जो ध्यान सेनाओं पर देना चाहिए था वो दिया नहीं गया। एक ऐसा माहौल हो गया कि सेनाएं सिर्फ हैं तो अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही हैं, शायद इनकी जरूरत नहीं है, इनको बोलिए सड़कें बनाएंगे, मकान बनाएंगे, हमारे बॉर्डर तो सुरक्षित है। 52-53 में, 52 की बात है, बल्कि 51, जब चीन तिब्बत के अंदर उन्होंने घुसना शुरू किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को चेताया था एक पत्र के द्वारा कि देखिए, चीन जिस तरीके से तिब्बत में घुस रहा है और उसको हम आने दे रहे हैं, उसके ऊपर कुछ बोल नहीं रहे हैं, एक दिन चीन जितनी भी संधियां हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनके ऊपर बिल्कुल खरा नहीं उतरेगा और उससे हमें युद्ध लड़ना पड़ सकता है। 51-52 की बात है, और 62 के अंदर युद्ध हुआ। लेकिन दुखद बात यह थी कि इस पत्र के कुछ दिनों के उपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे साथ नहीं रहे, और उनकी वो चिट्ठी भी कहीं ऐसे फाइल के अंदर चली गई जहां उसको किसी ने बाद में उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। और एक सबसे बड़ी जो मैं कमी देखता हूं वो ये थी, जब हम, कोई हमारा सबसे बड़ा नेता अगर सिर्फ अपनी ही किसी चीज को आगे बढ़ाना चाहता है और देश की तरफ नहीं देखता है तो नुकसान होता है। नेहरू जी उस समय अपने आप को
विश्व के अंदर शांति दूत, शायद वो चाहते भी थे कि उनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिले। तो वो एक उन्होंने पंचशील के लिए एक संधि का एक उन्होंने पूरा मसौदा तैयार किया और उनको लगता था कि अगर पंचशील के ऊपर साइन हो जाएंगे तो चीन और भारत के बीच में दोस्ती रहेगी और इसलिए उन्होंने चीन के विस्तार को ना रोकने की कोशिश की, ना टोकने की कोशिश की, ना उसके बारे में अंतरराष्ट्रीय मंचों के ऊपर बोले। उधर चीन जो इन चीजों को देख रहा था, उसको लगता था कि भारत को बहलाते रहो, शांति की बातें करते रहो, अपने प्रधानमंत्री को भेजते रहो, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाओ, लेकिन नीचे नीचे अपना विस्तार करते रहो, अपनी सेनाओं को ठीक करते रहो। अगर आप देखेंगे 54 के अंदर कोरिया का युद्ध शुरू हुआ, चीन की सेनाएं उसमें गई। उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया 50 के अंदर सिंकियांग के अंदर चली गई, 51-52 से धीरे धीरे तिब्बत में घुसने लगी। तो उनकी सेनाएं पूरे तरीके से तैयार थी और हमारी तरफ क्या था, हमारी सेनाएं मकान बना रही थी, सड़कों पे लगी हुई थी, उनके पास ना आधुनिक हथियार थे, जो कुछ भी उनके पास द्वितीय विश्व युद्ध से था वही लेकर वो लोग काम कर रहे थे। और इस सब के अंदर जब पंचशील की ट्रीटी साइन हुई, उसका नतीजा ये हुआ कि तिब्बत को एक तरीके से हमने चीन को परोस दिया। जिस तिब्बत के साथ भारत की सीमाएं लगती थी, अब वो तिब्बत के साथ नहीं, चीन के साथ लगने लगी और इस चीज के ऊपर किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि पंचशील की जो संधि थी वो बहुत प्यारी थी। उस समय हमारी सेनाएं होती थी, हमारी सेना की एक टुकड़ी लासा में थी, एक टुकड़ी ग्यानसे में थी, एक टुकड़ी यातुंग में थी। लेकिन इस संधि के 54 में साइन होने के बाद इनको हमने वापस बुला लिया, हमने कुछ नहीं कहा। कि चौवनलाई आते थे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, मुस्कुराते थे कि बड़े पुराने रहे हैं, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन हर समय चीन ये देखता था कि कैसे भारत को कमजोर किया जाए, क्योंकि अगर एशिया के अंदर उसको अपना वर्चस्व बनाना है तो भारत को कमजोर बनाना जरूरी है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देखा नहीं, उनको लगा सब कुछ बहुत बढ़िया है, ये जो आडंबर चीन का था वो अच्छा लगा उनको। उन्होंने कभी उसके नीचे देखने की कोशिश नहीं की। उनके परामर्श दाता जितने भी थे, जो मंडल था पूरा, जो कुछ इसके विपरीत बोलता था उसको डांट पड़ती थी। और इसलिए जब 1962 में लड़ाई शुरू हुई तो एक धक्का लगा, भारी धक्का लगा, और ऐसा धक्का लगा कि उनको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। पूरा देश खड़ा हो गया कि चीन के साथ हमारी सारी नीतियां गलत थी, और शायद नेहरू जी को लगा होगा कि देश जो है उनके ऊपर उंगली उठा रहा है। तो इसलिए आप देखेंगे कि उनको उसके एकदम बाद जो है वो ज्यादा दिन रहे नहीं फिर। तो ये असलियत है, किसी भी देश को शांतिप्रिय होना चाहिए, लेकिन शांतिप्रिय होने के साथ साथ उसको अपनी सीमाओं की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों कराते हैं? हम ये तो नहीं सोचते कि कल हम मर जाएंगे। हम एक भावी चीज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं। जितनी हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी अच्छी होती है,
उतने हमको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। तो सेनाएं भी सीमा के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी है। आप सेनाओं को अच्छे तरीके से बॉर्डर पर लगाना चाहते हैं ताकि कोई आपकी तरफ उंगली उठा के, आंख उठा के ना देख सके, तो आपको बहुत सशक्त सेनाएं तैयार करनी चाहिए जो कि सीमाओं की पूरी रक्षा कर सके। ऐसा 1962 तक नहीं हुआ था।